इंडिया का डीएनए ई कॉन्क्लेव में एक बेहद अहम पड़ाव पर इस वक्त हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि आप जानते हैं कोरोना संकट की मार सबसे ज्यादा अगर किसी पर पड़ी है तो मजदूरों पर और दूसरा किसानों पर। जी हां, कृषि क्षेत्र के लिहाज से कोरोना संकट को कोरोना आपदा को कैसे अवसर में बदला गया। जैसा प्रधानमंत्री ने कहा ना कि मुश्किल जो है, जो संकट है, जो आपदा है, वो अवसर लेकर आती है अपने साथ। आप मुश्किल को मौकों में तब्दील करते हैं, तो यकीन मानिए उस मुश्किल को, उस संकट को, उस आपदा को अवसर में बदला गया कृषि क्षेत्र के लिहाज से। और इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं देश के कृषि मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की कोर टीम के बेहद अहम सदस्य नरेंद्र तोमर जी। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र सिंह तोमर जी, आपने समय निकाला जी न्यूज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। नरेंद्र सिंह तोमर जी, मतलब जिसका मैंने जिक्र किया कि मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना संकट जो है किसानों के लिए एक तरीके से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जो अंग्रेजी का शब्द है, कि संकट था लेकिन उसके लिए अच्छी अच्छी खबरें हमको देखने को मिली। अब किसानों को इतना आत्मनिर्भर किया है आप लोगों ने, किसान अपनी मर्जी से अपनी कीमत पर अपने खरीदार खुद तय करके अब बेच सकता है अपनी फसल। वन नेशन वन मार्केट, ये सारी चीजें आत्मनिर्भर भारत के तहत आप लोगों ने कदम उठाए कोरोना काल में। सर हाँ, ये सही है कि इस अवसर पर किसानों को जितना अभिनंदन किया जाए उतना ही कम है। आप सबको मालूम है कि कोरोना वायरस के संकट से पूरा देश चिंतित था। लॉकडाउन घोषित किया गया और वही समय था जब किसान की फसल कटाई के लिए खड़ी थी। लोगों को लगता था कि आवाजाही बंद है, लॉकडाउन है, किसान की फसल कट नहीं पाएगी। मौसम की भी प्रतिकूलता कभी कभी देखने को मिलती है। पानी बरसेगा तो फसल खेत में ही बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि लॉकडाउन घोषित करते समय उन्होंने कृषि के क्षेत्र को अनेक प्रकार की अनुमतियां प्रदान की। उसी का परिणाम है कि हमारा किसान कोरोना से योद्धा बनकर लड़ा और परिणाम स्वरूप उसने देश में होने वाली बम्पर पैदावार की कटाई पूरी की और अपने उत्पादन का उपार्जन, जिसके लिए केंद्र सरकार ने नेफेड और एफसीआई को तैनात किया था, राज्यों के साथ मिलकर पहले से अधिक उपार्जन करने में उसने अपना योगदान दिया है। पिछले वर्ष गेहूं का उपार्जन 342 मीट्रिक टन हुआ था। इस बार अभी तक 357 मीट्रिक टन हुआ है। गत वर्ष धान का उपार्जन 90 लाख मीट्रिक टन था। इस बार 95 लाख से अधिक मीट्रिक टन धान का उपार्जन हुआ है। दलहन और तिलहन का उत्पादन जी गत वर्ष 15 मिलियन मीट्रिक टन था, 15 लाख मीट्रिक टन था और इस बार वह 17 लाख मीट्रिक टन हुआ है। इतना ही नहीं, प्रतिकूलताओं के चलते किसान ने कटाई का काम पूरा किया, उपार्जन का काम पूरा किया, दैनंदिन जिंदगी को चलाया, गांव में एक दूसरे के साथ सहकार किया, गांव को कोरोना वायरस के संकट से बचाए रखा और ग्रीष्म ऋतु की जो फसलें हैं उन फसलों की बुआई गत वर्ष की तुलना में इस बार 45% अधिक की है।
हमारे देश में गांव की व्यवस्था और कृषि का काम यह देश की बड़ी ताकत है और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से अपना काम संभाला है तब से लगातार गांव, गरीब किसान उनकी सरकार के निर्णयों के केंद्र में रहे हैं जी। इसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री जी ने अब तक की सबसे बड़ी सहायता पीएम किसान योजना के माध्यम से किसानों की जेब में और उनके अकाउंट में पहुंचाने का काम किया है। इस योजना का बजट प्रावधान 75,000 करोड़ है और आज 72,000 करोड़ रुपया किसानों की जेब में पहुंच गया है। पिछले 2 वर्षों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों का प्रीमियम 13,000 करोड़ रुपया जमा हुआ। उसके विरुद्ध जहाँ जहाँ नुकसान हुआ वहाँ 64,000 करोड़ रुपए की भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को की गई है जी। किसान आत्मनिर्भर बने, किसान के पास अधोसंरचना की उपलब्धता हो, वैल्यू चेन हो और वह अपने उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त कर सके, यह सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने अनेक योजनाओं का सृजन किया और उनका संचालन किया। आप सबके ध्यान में है कि स्वामीनाथन साहब की अध्यक्षता में एक आयोग बना था। उस आयोग ने 201 रिकमेंडेशन किसानों के हित में दी थी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 201 में से 200 रिकमेंडेशन को स्वीकार कर लिया गया और उसी में एक बड़ी रिकमेंडेशन थी कि किसान की उत्पादन में जो लागत आती है उस लागत के ऊपर कम से कम 50% मुनाफा देकर एमएसपी घोषित किया जाए। यह निर्णय भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। इससे किसान को उत्पादन का उचित मूल्य मिल रहा है, किसानों की आय में वृद्धि हुई है। अभी कोविड के दौरान आप सब ने अनुभव किया होगा, जो 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया गया उसमें कृषि अवसंरचना के लिए 1 लाख करोड़ रुपया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए 10,000 करोड़ रुपया, फिशरीज के किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, 15,000 करोड़ रुपया एनिमल हस्बेंड्री के लिए, 4,000 करोड़ रुपया हर्बल खेती के लिए, 500 करोड़ रुपया मधुमक्खी पालन के लिए। ऐसी एक बड़ी राशि कृषि के क्षेत्र में सरकार जी निवेश करे, नरेंद्र जी इस दिशा में जी कदम बढ़ाए हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि कृषि का क्षेत्र अनेक प्रकार की सुविधाएं देने के बावजूद भी बहुत फ़ायदे के क्षेत्र में नहीं बन पा रहा। उसका परिणाम क्योंकि निजी क्षेत्र का निवेश कृषि के क्षेत्र में नहीं पहुंचता है। हमारे देश में 85% छोटे और मझोले किसान हैं। उस किसान की ताकत नहीं है कि वो अपने यहाँ उत्पादकता बढ़ाने के लिए बड़ा निवेश कर सके और इसलिए सरकारी सुविधा तो मिलती है लेकिन निजी निवेश की पहुंच गांव तक नहीं है। निजी निवेश पहुंचे, कृषि का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, इंस्पेक्टर राज की समाप्ति हो, भ्रष्टाचार समाप्त हो, किसान को अपने उत्पादन को उचित मूल्य पर स्थान और व्यक्ति तय करने का अधिकार हो और वो अपनी उत्पादकता भी बढ़ा सके। उत्पादन से पहले उसको मूल्य की गारंटी मिल सके जी और एक्सपोर्ट में भी वो अपना हाथ बटा सके। इस दृष्टि से मूल्य आश्वासन एक्ट और ट्रेड एक्ट हम लोग
ऑर्डिनेंस के रूप में लाए हैं, जो लागू हो गया है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आने वाले कल में कृषि के क्षेत्र में जो मोदी जी का विजन है, योजनाएं हैं, उनके क्रियान्वयन के पश्चात कृषि का क्षेत्र भी आत्मनिर्भर हो, गांव में भी आत्मनिर्भरता बढ़े और देश भर के लिए आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त हो। इस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। मैं सर यही आपसे जानना चाह रहा था कि अब तक किसानों को फसल की कीमत तय करने का अधिकार नहीं था, जो अब है, जो ऑर्डिनेंस आप लोग लेकर आए हैं। खरीदार चुनने की स्वतंत्रता अब तक किसानों को नहीं थी, वो अब है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट्स, मतलब मंडियों के बाहर अपनी फसल बेचने का अधिकार किसानों को नहीं था, वो अब है। तो ऐसे पॉइंट वाइज अगर आप बता पाएं कि कैसे किसान अब और सशक्त और आत्मनिर्भर हुआ है, कोरोना काल में उनका फायदा कैसे हो गया, कैसे उनके हाथों में और शक्तियां दी गई हैं, उनको अधिकार दिए गए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी। देखिए, एक लंबे कालखंड से किसान अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहा था। हमारे देश में आप देखेंगे, कोई भी उत्पादन करता अपना उत्पाद बनाता है तो वो कहाँ बेचेगा, उसकी कीमत क्या होगी, यह तय करने का अधिकार उसी के पास रहता है। किसान हमारे देश का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। आज़ादी से लेकर अब तक वह अपना उत्पादन मनचाहे स्थान पर और मनचाही कीमत पर बेचने का उसे अधिकार नहीं था। मोदी जी के नेतृत्व में जो एक्ट आया है, उस एक्ट के मुताबिक अब यह सुनिश्चित हो गया है कि किसान अपना उत्पाद अपने खेत से भी बेच सकता है, वह अपना उत्पाद किसी वेयर हाउस से भी बेच सकता है, वह अपना उत्पाद किसी कोल्ड स्टोरेज से भी बेच सकता है। मंडी परिधि के बाहर जो सारा क्षेत्र है, इस कानून के अंतर्गत ट्रेड एरिया घोषित हो गया है। और इस प्रकार किसान जब मंडी के बाहर अपने उत्पाद को किसी को बेचेगा तो इस पर किसी भी प्रकार का टैक्स न तो राज्य सरकार का लगेगा और ना ही केंद्र सरकार का लगेगा। तो राज्यों को आपत्ति है शायद इस पर सर, सॉरी आपको आने वाले कल में मैं बीच में आपको टोक रहा हूं, माफ करिएगा, राज्यों को शायद इसी पर आपत्ति है कि वो कर नहीं लगा सकेंगे मंडियों के बाहर। पंजाब के सीएम ने ये आपत्ति जाहिर की, संघीय ढांचे पर चोट, ये सारी चीजें भी हुई। आपके ऑर्डिनेंस पर आपत्ति कुछ स्टेट्स को, पंजाब उसमें एग्जाम्पल सर। देखिए, मैं समझता हूं फेडरल स्ट्रक्चर का समर्थन करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे अग्रपांत में खड़े हुए व्यक्ति हैं। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 14 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में राज्यों को जो 32% पैसा दिया जाता था, उसको 42% बढ़ाने की रिकमेंडेशन थी। मोदी जी चूंकि राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, राज्य की सरकार के संचालन का अनुभव उनके पास था, राज्य की दृष्टि उनके पास थी और राज्य को आने वाली तकलीफ़ों का उन्हें भान था। वे चाहते तो इस रिकमेंडेशन को नहीं मानते और ये 10% पैसा केंद्र के हाथ में ही रखते, क्योंकि वो स्वयं प्रधानमंत्री थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राज्यों को
आवश्यकता के अनुसार प्लान करने का और खर्च करने का अधिकार होना चाहिए जी। इसलिए 14 फाइनेंस कमीशन का 32 से 42% आवंटन बढ़ाया जाना स्वीकार किया गया। दूसरा, अभी इस अध्यादेश के अंतर्गत जो लोग कहते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर प्रभावित होगा, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ ये कैसे होगा। एक बात तो ये कि राज्य में जो मंडी है, मंडी बोर्ड है, मंडी यार्ड है, उस कानून को तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो किसान मंडी में जाकर बेचना चाहता है वह इसके लिए स्वतंत्र है, मंडी के बाहर बेचना चाहता है वह इसके लिए भी स्वतंत्र है। मंडी के अंदर कोई भी टैक्स सरकार को लगाना है तो राज्य की सरकार लगा सकती है, इस पर कोई रोक इस एक्ट के माध्यम से नहीं लगती है। और जहाँ तक इस कानून का सवाल है, उसके मामले में मैं आप सबके माध्यम से किसानों को भी कहना चाहता हूँ और राज्य सरकारों को भी कहना चाहता हूँ कि हम सबका पहला दायित्व है किसान का हित। बिल्कुल। दूसरा दायित्व राज्य का कानून या केंद्र का कानून। आज मंडी का अधिकार या कृषि का अधिकार राज्य के पास है, लेकिन अंतर्राज्यीय ट्रेड हो सके, व्यापार में कोई रोक टोक न हो, वन नेशन वन मार्केट हो और किसान मनचाहे स्थान पर अपना उत्पाद बेच सके, बिल्कुल। इसके लिए संघ की सूची में प्रविष्टि 42 में यह प्रावधान है, बिल्कुल ठीक कह रहे सर, कि केंद्र सरकार कानून बना सकती है और केंद्र ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए जी ट्रेड के लिए एक कानून बनाया है जी। इस कानून के अंतर्गत कोई भी टैक्स नहीं होगा जी, कोई भी इंस्पेक्टर राज नहीं होगा। इससे किसानों की मोल भाव करने की ताकत बढ़ेगी और किसान को अपने उत्पादन का जहां उचित मूल्य मिलेगा वहां बेचने का अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त होगी। इससे किसान ही सशक्त होंगे, किसानों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, किसानों के हित में फैसला है, किसान इससे खुश हैं, तो राज्यों क्यों परेशान है? उन राज्यों की भी जरूर पोल खुलती है सर। मतलब हिपोक्रेसी उनकी दिखती है जो कहते हैं किसानों के हित में फैसला लेना चाहिए। अब किसानों के हित में फैसला लिया गया तो उनको क्यों परेशानी हो रही है? फिलहाल समय इतना ही सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला जी न्यूज के लिए, ताल ठोके के लिए, लगातार इंडिया का डीएनए ई कॉन्क्लेव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नरेंद्र सिंह तोमर जी, आपने समय निकाला, देश के कृषि मंत्री हमारे साथ। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.